पिछले वीडियो में हमने प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है और इनको कलेक्ट करने की कौन कौन सी विधियां हैं, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण तथा टेबुलेशन, सारणीयन। विद्यार्थियों, डेटा को कलेक्ट करने के बाद सबसे पहला कार्य उसको संक्षिप्त और सरल करना होता है ताकि उनकी प्रमुख विशेषताएं उससे प्रकट हो सके और साथ ही निर्वचन भी सुविधाजनक हो सके। इन प्रक्रियाओं को वर्गीकरण तथा सारणीयन कहा जाता है। सांख्यिकी में समंकों को विभिन्न वर्गों में बांटने की क्रियाओं को तो वर्गीकरण कहते हैं, जबकि वर्गीकृत आंकड़ों को सारणियों के रूप में प्रस्तुत करने की क्रिया को सारणीयन कहा जाता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण डेटा को उनकी समानता के अनुसार वर्गों में क्रमबद्ध करने की क्रिया को कहा जाता है, जिससे उनकी विशेषताएं उसमें प्रकट हो सके। जो वर्गीकरण है, अब उसके जो मेन फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो वर्गीकरण के अंतर्गत समंकों को विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। जैसे आयु के अनुसार व्यक्तियों को, जैसे 0 से 6 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, इस प्रकार से उनको वर्गों में बांटा जाता है। साक्षरता के आधार पर साक्षर, निरक्षर 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। फिर इसका दूसरा मुख्य लक्षण है वो है कि डेटा एक प्रकार की विशेषता रखने वालों को एक ही वर्ग में रखा जाता है। इसके बाद है वर्गीकरण के उद्देश्य। वर्गीकरण क्यों किया जाता है? वर्गीकरण का उद्देश्य है कि जो डेटा है उसको सरल व संक्षिप्त बनाना ताकि आसानी से समझ में आ सके। जैसे मान लो किसी कॉलेज के 2000 विद्यार्थी हैं और उन सबकी अलग अलग ऊंचाई को, हाइट को प्रकट किया जाए तो उससे कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। जबकि उनकी हाइट को अगर हम वर्गों में बांट दें, 150 से 152 सेंटीमीटर, 152 से 154 सेंटीमीटर, इसी प्रकार से आगे, तो वर्गों में बांटने से उनको समझने में हमें आसानी रहती है। फिर है समान गुण वाले समंकों को एक साथ रखा जाता है, जैसे साक्षर, निरक्षर, विवाहित, अविवाहित। फिर है वर्गीकरण से तुलना में सहायक होता है। वर्गीकरण से हम तुलनात्मक विवेचन आसानी से कर सकते हैं। जैसे 2 कॉलेज के अगर विद्यार्थियों को हमें अगर आईक्यू लेवल चेक करना है तो उनके प्राप्तांकों के आधार पर हम दोनों कॉलेजों में ये तुलना कर सकते हैं कि कौन से कॉलेज के विद्यार्थियों का आईक्यू लेवल अच्छा है और कौन से विद्यार्थियों का कम है। इस प्रकार वर्गीकरण की क्रिया के बिना संग्रहित समंकों का विश्लेषण और प्रस्तुतिकरण असंभव है। बिना वर्गीकरण के न तो विशाल समंकों को समझा जा सकता है, न ही उनकी तुलना की जा सकती है और न ही उनसे निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। इसलिए वर्गीकरण एक महत्वपूर्ण सांख्यिकी क्रिया है। अब है वर्गीकरण की रीतियाँ, मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। विद्यार्थियों, सांख्यिकी के जो तथ्य हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, वर्णनात्मक, डिस्क्रिप्टिव, और दूसरा होता है अंकात्मक, न्यूमेरिकल। वर्णनात्मक तथ्यों को हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं माप सकते, केवल उनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ही उनकी गणना की जा सकती है। जैसे साक्षरता
बेरोजगारी, वैवाहिक स्थिति, ये वर्णनात्मक तथ्य हैं जिनका प्रत्यक्ष माप संभव नहीं है। ऐसे तथ्यों को सांख्यिकी में गुण, एट्रीब्यूट्स कहते हैं, जबकि अंकात्मक तथ्य वे तथ्य हैं जिनका प्रत्यक्ष माप संभव है, जैसे आय, आयु, ऊंचाई, भार, वेट, ऐसे चर मूल्यों को वेरिएबल कहते हैं। तो सांख्यिक तथ्य दो प्रकार के हो गए, वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव और दूसरा है अंकात्मक न्यूमेरिकल। वर्णनात्मक में क्या होता है, हम उसका प्रत्यक्ष माप नहीं कर सकते, केवल उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ही उनकी गणना की जाती है, जबकि जो अंकात्मक है, न्यूमेरिकल है, उनकी हम गणना कर सकते हैं। और ऐसे जो डेटा होते हैं उनको वेरिएबल कहते हैं, और जो डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक में उनको एट्रीब्यूट्स कहते हैं। अब इन दो तथ्यों के आधार पर वर्गीकरण की दो रीतियां हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। पहली है गुणात्मक वर्गीकरण, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, और दूसरी है संख्यात्मक वर्गीकरण, क्वांटिटेटिव क्वालिफिकेशन। तो पहले पढ़ेंगे हम गुणात्मक वर्गीकरण। जब तथ्यों को वर्णनात्मक विशेषताओं जैसे साक्षरता के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है तो वह विभाजन गुणात्मक वर्गीकरण कहलाता है। तो मैंने अभी पहले भी बताया था कि गुणात्मक का हम प्रत्यक्ष माप नहीं कर सकते, जैसे साक्षरता हो गई, बेकारी हो गई, वैवाहिक स्थिति हो गई है इनका। तो गुणात्मक वर्गीकरण तथ्यों को वर्णनात्मक गुणों के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। अब जो गुणात्मक वर्गीकरण है वो भी दो प्रकार का होता है। पहला है द्वंद्व भाजन वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डाइकोटोमी। इसके अंतर्गत जब एक गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर तथ्यों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है तो ऐसे विभाजन को द्वंद्व भाजन या साधारण वर्गीकरण कहते हैं। गुणों की उपस्थिति को कैपिटल लेटर से और अनुपस्थिति को स्मॉल लेटर से प्रकट करते हैं। जैसे विवाहित है तो कैपिटल ए से बता दिया, अविवाहित है तो स्मॉल बी से बता दिया या स्मॉल ए से बता दिया। आगे अभी ये आपको स्क्रीन के ऊपर टेबल दिख रही है, जैसे जनसंख्या है, पुरुष का कैपिटल ए है, स्त्री स्मॉल ए है। अब पुरुष है, विवाहित है तो कैपिटल बी से बता दिया, अविवाहित है तो स्मॉल बी से बता दिया। तो इस प्रकार से जो उपस्थित होता है गुण उसको तो कैपिटल लेटर से बताते हैं और जो अनुपस्थित रहता है उसको स्मॉल लेटर से बताते हैं। तो यह द्वंद्व भाजन वर्गीकरण कहलाता है, जिसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। फिर दूसरा है बहुगुण वर्गीकरण। बहुगुण वर्गीकरण में तथ्यों को एक से अधिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है और इसमें दो से अधिक वर्ग बनते हैं। जैसे पहले एक गुण के आधार पर दो वर्ग बनाए जाते हैं, फिर अन्य गुण के आधार पर प्रत्येक वर्ग के उपवर्ग बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार इसके अंतर्गत दो से अधिक उपवर्ग बन जाते हैं। तो यह बहुगुण वर्गीकरण कहलाता है। स्क्रीन के आपको ऊपर दिख रहा है जनसंख्या, पहले है पुरुष फिर है स्त्री। पुरुष को हमने कैपिटल ए से बताया है और स्त्री को स्मॉल ए से बताया है। फिर है पुरुष को भी उसके दो उपवर्ग बन गए हैं, विवाहित अविवाहित। स्त्री के भी विवाहित अविवाहित। फिर विवाहित के भी उपवर्ग बन गए साक्षर निरक्षर। तो इस प्रकार से जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है यह है बहुगुण वर्गीकरण का एग्जाम्पल है, जिसमें दो से अधिक वर्ग और उपवर्ग बनाए जाते हैं। यह तो था गुणात्मक वर्गीकरण, जिसमें दो प्रकार के थे, द्वंद्व भाजन वर्गीकरण और बहुगुण वर्गीकरण। अब है संख्यात्मक वर्गीकरण, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। अंकात्मक तथ्यों का वर्गीकरण हम वर्गांतरों के अनुसार, क्लास इंटरवल के अनुसार किया जाता है। इसके अंतर्गत
समअंकों को सुविधा अनुसार अलग अलग वर्गों में बांट दिया जाता है। जैसे आपको इधर एक टेबल दिख रही है एग्जाम्पल के तौर पर, मान लो किसी क्लास में 40 विद्यार्थी हैं और उनकी ऊंचाई 150 से लेके 179 सेंटीमीटर के बीच में है, तो हम उसको 5-5 सेंटीमीटर के अंतराल के रूप में उसका सामने टेबल दिख रही है उसके अनुसार वर्गीकरण कर देते हैं। जैसे 150 से 155 सेंटीमीटर के बीच में हाइट है, उनमें विद्यार्थी जो हैं वो 2 हैं। फिर 150 से 160 सेंटीमीटर है, उसमें जो विद्यार्थियों की संख्या है 6 है। ऐसे विद्यार्थी जिनकी हाइट 160 से 165 के बीच में वो 16 हैं। इसी प्रकार से आगे हमने ऐसे उसका वर्गीकरण कर दिया है। अब है संख्यात्मक वर्गीकरणों में जो पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग होता है वो सामने आपको स्क्रीन के दिख रहा है। पहला है वर्ग सीमाएं, क्लास लिमिट्स। प्रत्येक वर्ग 2 अंकों से बनता है जिन्हें वर्ग सीमाएं कहते हैं। जो पहली सीमा होगी उसको कहेंगे लोअर लिमिट, निचली सीमा या अदर सीमा, और जो दूसरी सीमा होगी वो होगी अपर लिमिट या ऊपरी सीमा या अपर सीमा। आपको टेबल के अंदर जो हाइट दे रखी है सेंटीमीटर में, जैसे 150 से 155, 150 से 155 है, 155 से 160 है, 160 से 165 है, इसी प्रकार से आगे है। तो जो 150 है वो होगी इसकी लोअर लिमिट और 155 है वो होगी अपर लिमिट। इसी प्रकार से 155 जो है नेक्स्ट वाले में 155 और 160, इसमें लोअर लिमिट हो गई है 155 और अपर लिमिट हो गई है 160। इसी प्रकार से फिर नीचे वाले में 160 हो गई है लोअर लिमिट और फिर दूसरी हो गई अपर लिमिट। तो इस प्रकार से जो दो वर्गों से जो अंक बनता है उसमें जो पहली जो अंक है उसको लोअर लिमिट बोलते हैं और जो सेकंड वाले को अपर लिमिट बोलते हैं। जो लोअर लिमिट है उसको L1 से बताते हैं जबकि अपर लिमिट को L2 से बताते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल में 150 जो है वो होगी लोअर लिमिट L1 और 155 जो होगी वो होगी अपर लिमिट। इसी प्रकार से आगे भी ऐसे ही इसमें रहेगा। फिर है वर्ग विस्तार, क्लास इंटरवल। वर्ग विस्तार जो है वो ऊपरी सीमा और निचली सीमा के अंतर को कहा जाता है और वर्ग विस्तार है उसको हम I से प्रकट करते हैं। तो वर्ग विस्तार होगा वो L2 माइनस L1। L2 का मतलब है ऊपरी सीमा और L1 का मतलब है निचली सीमा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। इन दोनों का अंदर वर्ग विस्तार कहलाता है। तो जो ऊपर उदाहरण दे रखा है, जो टेबल बना रखी है उसमें 150 से 155, 150 क्या है लोअर लिमिट, 155 क्या है अपर लिमिट। इन दोनों का अंतर मतलब 5, ये हो गया है वर्ग विस्तार, क्लास इंटरवल। इसी प्रकार से दूसरे वाले में 155 से 160 है तो 155 क्या है लोअर लिमिट और 160 क्या है अपर लिमिट। इन दोनों का अंतर 5, तो ये हो गया वर्ग विस्तार, क्लास इंटरवल। इसी प्रकार से आगे नीचे भी ऐसे ही हम वर्ग विस्तार या क्लास इंटरवल निकाल सकते हैं। फिर आता है मध्य मूल्य, मिड वैल्यू और मिड पॉइंट। वर्ग सीमाओं के मध्य स्थान को मध्य मूल्य या मध्य बिंदु कहते हैं। अब इसको निकालने के लिए दोनों सीमाओं का जोड़, दोनों सीमाएं मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट, दोनों सीमाओं को जो जोड़ है उसको आधा कर दिया जाता है। तो मध्य मूल्य जो आपको दे रखा है स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है L1 प्लस L2 अपॉन 2, मतलब जो दोनों सीमाएं हैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इन दोनों के जोड़ का आधा, मतलब उसको 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास में मध्य मूल्य निकल के आ जाता है। जैसे उदाहरण में 150 क्या है लोअर लिमिट है और 155 क्या है अपर लिमिट है। इन दोनों के जोड़ को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, जैसे 150 प्लस 155 अपॉन 2, तो जो आएगा वो आएगा 152.5 सेंटीमीटर। तो ये इसकी हो गया है मिड वैल्यू, मध्य मूल्य। इसी प्रकार से हम आगे भी
मध्य मूल्य निकाल सकते हैं। जैसे 155 को 160 दोनों को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। इसी प्रकार से 160 प्लस 165 को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। इसी प्रकार से 165 प्लस 170 इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये जो हम 2 से डिवाइड करते हुए जाएंगे तो ये जो निकल के आएगा वो मिड वैल्यू कहलाएगा। फिर है वर्ग आवर्ती, क्लास फ्रीक्वेंसी। किसी वर्ग में सम्मिलित मदों या अवलोकनों की कुल संख्या उस वर्ग की आवर्ती या बारंबारता कहलाती है। अब जो सामने आपको उदाहरण जो मैंने टेबल बनाई हुई है उसमें 150 से 155 सेंटीमीटर की जो हाइट वाले विद्यार्थी हैं उनकी संख्या है 2। तो ये हो गया इसकी क्लास फ्रीक्वेंसी, वर्ग आवर्ती। इसी प्रकार से फिर नीचे 6, 16, 9, 4, 3 ये सब क्लास फ्रीक्वेंसी वर्ग आवर्तियां कहलाती है।